दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आज हम बलबन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। बलबन के दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही सुदृढ़ केंद्रित शासन का युग प्रारंभ हुआ। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने एवं समस्त अधिकार सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके समक्ष खड़े आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है। बलबन इल्बरी तुर्क था, यद्यपि बचपन में ही मंगोलों ने उसे दास के रूप में बेच दिया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा और उसकी प्रतिभा से खुश होकर इल्तुतमिश ने उसे चहलगानी का सदस्य बनाया। 40 लोगों का जो समूह का गठन किया था इल्तुतमिश ने, और जिनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था, उसका सदस्य इन्होंने बलबन को बनाया। और इल्तुतमिश ने उसे अपना खासदार नियुक्त किया। खासदार का मतलब होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। रजिया के शासनकाल में वह अमीर ए शिकार के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में भी वह शामिल था। इस वजह से बहराम शाह ने उसे अमीर ए आखूर बना दिया। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान होता है, उस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की होती है, उसे अमीर हाजिब का पद होता है वह। और उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। उसने बलबन को उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए मुमलकत पद दिया। नायब ए मुमलकत का जो पद था वो बहराम शाह के काल में सृजित किया गया था, और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। और सत्ता के जो 3 केंद्र थे, सुल्तान, नायब व वजीर, उसमें से एक था। बलबन को पढ़ने के क्रम में हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इनमें पहला है राज्य के सुदृढ़ीकरण का प्रयास, आंतरिक विद्रोह का दमन, मंगोल समस्या और सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन। बलबन के सम्मुख प्रमुख समस्या चहलगनी की महत्वाकांक्षा थी। चहलगनी की महत्वाकांक्षा ने राजतंत्र को अस्थिर बना दिया था। तुर्कान ए चहलगनी ये पद जो है इल्तुतमिश ने सृजित किया था अपने पक्ष के जो है 40 तुर्क अधिकारियों का जो इन्होंने एक समूह का गठन किया था और उनको महत्वपूर्ण पद पर आसीन या नियुक्ति दी थी। बाद में यह निहित स्वार्थों का केंद्र बन गया
तो इसी चहलगनी ने जो है राजतंत्र को अस्थिर बना दिया था और इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी चहलगनी की इसी महत्वाकांक्षा के सम्मुख भेंट चढ़ चुके थे। बलबन ने राजतंत्र को एक गंभीर पेशा बनाया। राजपद को शक्तिशाली और गरिमामय बनाने के लिए बलबन ने राजत्व को एक नई व्याख्या दी। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के विषय में अपने विस्तृत विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने राजत्व को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा तथा स्वयं को ईश्वर की छाया बताते हुए जिल्ले इलाही मतलब खुदा का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की। इसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के पश्चात है, अतः सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा तथा शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। बलबन ने अपने दैनंदिन कार्य व्यवहार को भी अत्यंत गंभीर बना दिया। मदिरा पान बंद कर दिया तथा छोटे सरदारों तथा कम महत्वपूर्ण अमीरों से मिलना बंद कर दिया। दरबार के सभी अमीरों को अनुशासित कर दिया। स्वयं सुल्तान भी हमेशा गंभीर मुद्रा में ही रहता था। दरबार को भी भव्य बनाया गया, जिसका प्रेरणा स्रोत ईरानी दरबार था। उसने ईरानी पद्धति से ही प्रेरित होकर सिजदा मतलब सिर झुकाकर नमस्कार करने की जो परंपरा थी और पैबोश मतलब पैरों को चूमना की पद्धति लागू की। उन्होंने ईरानी पद्धति पर नवरोज का त्यौहार भी मनाना प्रारंभ किया। दरबार के मध्य हंसने और मजाक करने की छूट नहीं दी गई। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर काफ़ी बल दिया। ये जो सारे कार्य उन्होंने किए, जो चीज़ें लागू की गई, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्होंने राजत्व को जो है एक गंभीर पेशा बनाने का प्रयास किया और उसी क्रम में उन्होंने इन सारी चीज़ों को लागू किया। शासक के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर बलबन ने आंतरिक विद्रोह को दबाने का प्रयास आरंभ कर दिया। कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से 4 प्रदेश अत्यंत समस्याग्रस्त थे। दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों में मेवाती उत्पात मचा रहे थे। दूसरा क्षेत्र था गंगा यमुना दोआब, जो सुल्तान की सत्ता को निरंतर चुनौती देता था। अवध जाने वाला व्यापारिक मार्ग असुरक्षित था। कटेहर या बुंदेलखंड की स्थिति भी चिंताजनक थी। इसलिए बलबन ने इन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई।
मतलब कठोरता से पेश आए। सबसे पहले उसने मेवातियों के आतंक को समाप्त किया। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों के जंगलों को साफ करवाकर पुलिस चौकियों एवं सैनिक शिविर बनवाए गए। इस प्रकार बलबन ने दोआब के डाकुओं का भी सफाया किया। इन इलाकों में दुर्ग बनवाकर अफगान सैनिकों को नियुक्त किया गया। अवध का व्यापारिक मार्ग भी सुरक्षित कर दिया गया, जिससे व्यापारियों को सुविधा हुई। इस तरह कटेहर और पंजाब के विद्रोहियों का भी दमन किया गया। बलबन चहलगनी की शक्ति तोड़ने में सफल रहा। कुछ महत्वपूर्ण अमीरों को मार डाला गया, कुछ को दूरस्थ क्षेत्रों में तबादला कर दिया और शेष पर कड़े नियंत्रण लगा दिए गए। जैसे बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पीटा गया। ऐसे ही अवध के इक्तेदार था हैवत खां, उसको भी दासों को सताने के अपराध में 500 कोड़े लगाने की सज़ा दी। बंगाल के अभियान में असफल रहे अमीर को मृत्युदंड दे दिया। इसके अलावा अपना एक संभावित शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मानता था, जिसको शेर खां सुनकर नाम था, उसको जहर देकर मरवा दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है चहलगनी की शक्ति तोड़ने के जो है प्रयास किया और इसमें सफल भी रहा। बंगाल का गवर्नर तुगरिल खां का विद्रोह भी बलबन के सम्मुख एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित हुआ। बंगाल अभियान में भेजे गए अमीरों के असफल हो जाने पर बलबन ने तुगरिल के विरुद्ध स्वयं अभियान किया। यह एकमात्र ऐसा अभियान था जिसके लिए बलबन ने राजधानी छोड़ी थी। बलबन ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। मतलब बलबन ने तुगरिल खां और उसके सहयोगियों को भयंकर दंड दिया। बर्नी उल्लेख करता है कि लखनौती के मुख्य बाजार के दोनों तरफ 2 मील लंबी तख्त लगाई गई और उस पर तुगरिल के समर्थकों को फांसी पर चढ़ा दिया। बुगरा खां को लेकर उस स्थान से जब बलबन गुजरा और उसने चेतावनी दी कि अगर उसने विद्रोह किया तो अंजाम तुगरिल जैसा ही होगा। कहा जाता है कि इस दृश्य को देखकर बुगरा खां इतना भयभीत हो गया कि उसने शासक बनने की महत्वाकांक्षा ही त्याग दी। कहने का मतलब ये है कि बंगाल के विद्रोह को बड़े ही क्रूरतापूर्वक बलबन ने दमन किया। इसके बाद बलबन के सामने जो अगली महत्वपूर्ण समस्या थी वो मंगोल आक्रमण की थी। वस्तुतः बलबन ने ही भावी मंगोल नीति का आधार तैयार किया। मंगोल समस्या के समाधान के लिए उसने 2 प्रकार के कदम उठाए। दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ उसने मंगोल दरबार में अपने दूत भी भेजे और दूसरी तरफ उसने भारत की सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्ति की व्यवस्था की। पहली सुरक्षा पंक्ति लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में स्थापित की और इस पर उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को नियुक्त किया, जबकि दूसरी सुरक्षा पंक्ति सुनाम, समाना और भटिंडा में स्थापित की गई थी। इस पर उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया।
यद्यपि बलबन के तमाम कोशिशों के बावजूद मंगोल आक्रमण का उफान नहीं रुका, फिर भी उसने मंगोलों को व्यास नदी तक रोकने में सफलता पाई और सिंधु नदी का प्रदेश खोना पड़ा। तमर के नेतृत्व में एक भयानक मंगोल आक्रमण में शहजादा मोहम्मद की जान गंवानी पड़ी। इस तरह एक दृष्टि से बलबन ने सल्तनत के विस्तार के बदले जीते गए प्रदेशों के संगठन पर अधिक बल दिया। उसने सोची समझी नीति के तहत विस्तारवादी नीति को त्याग दिया, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमण का खतरा था। बलबन ने जिस निरंकुश राजतंत्र या राजत्व की नींव रखी थी, उसके लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की और बलबन ने दीवाने आरिज पद पर सुयोग्य सेनापति इमादुल मुल्क को नियुक्त किया। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया, सेना के वेतन में वृद्धि की, उसके प्रशिक्षण एवं संचालन के लिए बेहतर रणनीति बनाई। वह अनावश्यक सैन्य कार्रवाइयों से भी परहेज करता था। सैन्य संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ योग्य निष्ठावान अधिकारियों को नियुक्त किया। प्रचलित सैनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जो व्यक्ति सेना के योग्य नहीं थे, उनकी जागीर वापस लेकर उन्हें पेंशन दे दी गई। सक्षम सैनिकों को जागीर तो बख्श दी गई, परंतु लगान वसूली की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथों में ले ली। मतलब बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो इल्तुतमिश द्वारा शमसी अमीरों को सैनिक सेवा के बदले दी गई थी। उनमें अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो जागीरें प्राप्त करके उनके बदले में राज्य की सेवा नहीं करते थे। अनेक वृद्ध पुरुष, बच्चे, विधवा स्त्रियां भी ऐसे जागीरों की मालिक थी। तो ऐसे सभी जागीरों को वापस करने के आदेश बलबन द्वारा दिया गया और जो व्यक्ति राज्य की सेवा के योग्य थे या राज्य सेवा कर रहे थे, उनकी जागीरों से भी आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिया गया और इक्तेदारों को नगद धन देने के आदेश दिए। वह शिकार के माध्यम से सैनिकों को सक्रिय रखता था। पदाधिकारियों, राज्य की जनता एवं विरोधियों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने सक्षम गुप्तचर विभाग को संगठित किया, स्थापना की। यद्यपि बलबन साधारण नागरिकों के प्रति दयालु था, उनके प्रति पिता तुल्य चिंता का प्रदर्शन करता था। उसने एक बार शहजादा मोहम्मद को सलाह दी थी कि न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, रैयत, जनता तथा चुने हुए राज्याधिकारी राज्य के स्तंभ होते हैं। इनमें से यदि एक भी स्तंभ कमज़ोर हो जाए तो राजत्व का अंत हो जाता है। इन्हीं नीतियों की वजह से वह कठोर होते हुए भी जनता और अमीरों में लोकप्रिय था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत, रक्त एवं लोह की नीति तथा सैन्य एवं गुप्तचर व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से पुनः सुल्तान के पद, प्रतिष्ठा एवं शक्ति को पुनर्स्थापित किया और राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान किया।
अलाउद्दीन की सफलता के लिए बलबन के इन्हीं प्रयासों ने पृष्ठभूमि का कार्य किया।